Hello students, good morning. We are going to start a new chapter that is the making of a scientist. The making of a scientist means to say that which are those things which help a person to become a successful scientist. वो कौन सी चीजें होती हैं जो किसी व्यक्ति को एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना सकती हैं एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू read a story of a successful scientist whose name is रिचार्ड एब्राइट. हम कहानी पढ़ेंगे रिचार्ड एब्राइट की, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे एंड वी विल गो थ्रू विद हिज नेवर हर्ड स्टोरीज ऑफ हिज लाइफ. उसकी जिंदगी की वो बातें जो कभी किसी ने सुनी नहीं थी, हम उसके बारे में भी जानते. So here is an introduction. एक introduction है कि रिचार्ड एब्राइट has received the Searle Scholar Award and Coring Cloud Award for बायोकेमिस्ट्री. रिचार्ड एब्राइट को कुछ अवार्ड्स मिले थे, बायोकेमिस्ट्री के लिए मिले थे उन्हें एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए भी उन्हें कुछ अवार्ड्स मिले थे. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. From the starting of his life, अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही he was much interested in butterflies. When he was in lower classes, means he was in LKG or UKG, even in that time he had collected 25 species of butterflies. तितलियों की 25 प्रजातियां वो पकड़ चुका था when he was in LKG और UKG यानी kindergarten में जब वो पढ़ रहा था. So you can imagine how interested was he in these insects. In insects में वो कितना interested था and this passion for butterflies uh, become the aim of his life. ये जो उसका पैशन था वो उसकी जिंदगी का उद्देश्य बन गया. He got the way what to do in his life. उसकी जिंदगी में उसे क्या करना है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, कैसे साइंटिस्ट बनना है, ये सारी चीजें जो थी वो स्टार्टिंग होती है उसके बटरफ्लाई कलेक्शन से. लेट्स सी व्हाट इज देयर. देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल गोइंग थ्रू द चैप्टर. हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड्स लाइफ. रिचार्ड की जिंदगी में एक बुक कैसे एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है. How did his mother help him? There was a big role of his mother in his success. उसकी सक्सेस में उसकी माँ का एक बहुत बड़ा रोल था. How it was possible? कैसे हो पाया? What did she do for him? क्या किया उसने? How did she help him to become a successful scientist? कैसे उसको असिस्ट करती थी? कैसे उसे हमेशा वो सपोर्ट करती थी to become a successful scientist? Let's start the story. At the age of 22, 22 साल की उम्र में, a former scout of the year, scout guide जिसने ज्वाइन किया हुआ था, he was the former scout of the year, excited the scientific world with a new theory on how cells work. जब वो 22 years के थे, यानी वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, तभी उन्होंने एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल छपवाया, एक न्यू थ्योरी लेके आए वो कि हाउ सेल्स वर्क. जो सेल्स होती हैं जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, या दुनिया की कोई भी चीज सेल्स से बनती है, यानी एक छोटे पॉइंट से दूसरे पॉइंट जुड़ते चले जाते हैं और इस तरीके से वो चीज अपना आकार लेती है. हमारी बॉडी भी सेल्स से बनी हुई है. तो जो सेल्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, सेल्स को हम कहते हैं कोशिका. कोशिका कैसे काम करती है. रिचार्ड एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट explained the theory in an article in the proceedings of National Academy of Science. एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था जिसमें उन्होंने इस थ्योरी को छपवाया और उसमें इन्होंने और इनके फ्रेंड ने मिलके ये प्रूव किया था कि जो सेल्स होती हैं वो काम कैसे करती हैं. एक पूरी की पूरी थ्योरी लेके आए हुए थे. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of a college student. हालांकि इसमें साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती थी इस न्यूज़पेपर में, बट इट वाज फर्स्ट टाइम कि किसी स्टूडेंट के आर्टिकल को उसमें छापा गया था. ये बहुत बड़ी बात थी इन दोनों के लिए, उसके लिए और उसके दोस्त के लिए, कि उनका कोई आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में छपा था, वो इतना इम्पोर्टेंट था. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक making the big leagues at age of 15 and hitting a home run
योर फर्स्ट टाइम एट बैट। ऐसा लगता था जैसे कि कोई स्टूडेंट हो। क्या लिखा हुआ है, इन स्पोर्ट्स, खेल खेल में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट एज ऑफ 15। जैसे कि 15 साल की उम्र में कोई बहुत बड़ा मैच जीत लिया हो, कोई लीग मैच जीत लिया हो। इस तरह की बात इन बच्चों के लिए हो गई थी इस आर्टिकल के छपने से। फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्राइंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, विज्ञान और दूसरी फील्ड्स में ये पहली बार हुआ था कि किसी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का लेख जाके किसी न्यूज़पेपर में छप गया था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई। पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है बटरफ्लाईज कलेक्शन से। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। क्या होता है आगे, देखते हैं आगे क्या बताया जाता है। द ओनली चाइल्ड, ये जो था ओनली चाइल्ड था, इकलौती औलाद थे अपने माता पिता की। एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया नाम के शहर में इनका ग्रो अप हुए थे, ये बढ़े थे, वहाँ पले बढ़े थे। एंड देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, और वो बताते हैं कि इस जगह पे ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि छोटा सा जगह थी, छोटी सी जगह थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, फ्रेंड्स थे नहीं, मैच थे नहीं। आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद द टीम ऑफ वन। मैं अकेला था उस एरिया में, अपने आसपास के इलाके में, और अकेले मैं कौन सा खेल खेलूं, फुटबॉल खेलूं या बेसबॉल खेलूं, क्या खेलूं, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, मैं केवल एक चीज कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, चीजों को मैं कलेक्ट कर सकता था, कुछ भी चीजें हो सकती थी वो। सो ही डिड, इसलिए उसने वही किया। एंड ही डिड एवर, वो वही करता था, हमेशा करता था। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, जब वो किंडरगार्टन यानी केजी से शुरू किया उसने, एक मिनट, जब केजी से शुरू किया उसने, यानी LKG UKG, इस तरीके से जब उसने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो क्या हुआ, उसने चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया। Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. दूसरी एक्टिविटीज को जितनी जिज्ञासा के साथ वो करता था, उतनी ही जिज्ञासा के साथ वो बटरफ्लाइज को भी कलेक्ट करता था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक, उसने चट्टाने, अलग अलग तरह की चट्टानों को, पत्थर के टुकड़ों को कलेक्ट किया था। फॉसिल्स यानी जीवाश्म जो होते हैं, चट्टानों के ऊपर की मिट्टी या वहाँ पे जो पपड़ियाँ पड़ी रहती है, उसको उसने कलेक्ट किया, जिसमें कि किसी जीव के होने का आभास होता है, किसी जीव के होने का प्रमाण होता है कि ये इतने साल पहले रहते थे, जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल। एंड कॉइन्स, और वो पुराने सिक्कों को भी कलेक्ट करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। इतना ही नहीं, वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर आगे चल के बन गए, यानी उन्हें एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत इंटरेस्ट था। वो रात को बैठ के तारों की सिचुएशन देखा करते थे, स्टार्स को गेज किया करते थे। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग एट नाइट, रात भर वो तारे देखा करते थे अपने टेलीस्कोप से। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ ब्राइट माइंड, शुरू से ही उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, यानी जिज्ञासा थी। जब किसी के अंदर जिज्ञासा होती है तो वो जानने की कोशिश करता है, स्टार्टिंग से भी था। माइंड ब्राइट था, यानी माइंड जो था उनका बड़ा शार्प था, कुंठित नहीं था, वो चीजों को ऑब्जर्व करते थे। ही ऑल्सो हैड अ मदर, उनकी एक माँ भी थी, who encouraged his interest in learning, जो हमेशा उन्हें सीखने में एनकरेज किया करती थी, उनका मनोबल बढ़ाया करती थी। She took him on trips, वो उनको ट्रिप पे लेके जाया करती थी, यात्राओं पे लेके जाया करती थी। Bought him telescope, उसके लिए दूरबीन खरीदी थी, माइक्रोस्कोप खरीदे थे, कैमरास खरीदे थे, माउंटेन मटेरियल्स, यानी पहाड़ों पे अगर चढ़ना है तो किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सब खरीदे थे। एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे जो उपकरण होते हैं वो भी खरीदे थे। एंड हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज, और विभिन्न प्रकार से वो अपने बच्चे की मदद किया करते थे। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं उसकी अकेली साथी थी। अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब से उसने स्कूल स्टार्ट किया था मैं उसकी अकेली साथी थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ बताती है। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग हिम फ्रेंड्स फॉर हिम, धीरे धीरे मैं उसी के दोस्तों को उसके लिए घर पे लाने लगी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम चीजों को एक साथ किया करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची बोलती थी, अब उसका नाम क्या था, रिचर्ड नाम था, प्यार से वो उसे रिची बुलाया करती थी। कहती है कि रिची मेरी पूरी जिंदगी था, कुछ नहीं था उसके अलावा मेरी लाइफ में।
आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन ऋषि वाज इन थर्ड ग्रेड, जब ऋषि तीसरे में पढ़ रहा था तभी उसके पापा का देहांत हो जाता है, और उसके बाद से ऋषि मेरी ओनली लाइफ था, केवल वही मेरी जिंदगी थी। She and her son spent almost every evening at the dining room table. वो और उनके हस्बैंड अक्सर रात को जो रात में उनका टाइम स्पेंड होता था, शाम का टाइम, वो अक्सर डाइनिंग टेबल पे स्पेंड होता था। इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, कभी कभी ऐसा होता था ऋषि को समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ आज, मैं क्या करूँ, तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए काम खोजा करती थी, काम ला के देती थी उसको, बेटा ये करो आज। नॉट फिजिकल वर्क, मैं उससे शारीरिक काम नहीं कराती थी कि ये घर के काम कर दो, ऐसा कुछ नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, मैं उसे सीखने के लिए एनकरेज करती थी, ये सीखो, ये एक सवाल है, इसका जवाब दोनों क्या हो सकता है। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, उसे बहुत अच्छा लगता था। ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में उसे टॉप ग्रेड्स मिलते थे, यानी बहुत अच्छे नंबर वो लाता था स्कूल में। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर कोई, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं वैसे ही वो भी था, कुछ अलग नहीं था, जैसे बाकी बच्चे होते हैं वैसे ही वो भी था। हिज मदर सेड, उसकी माँ बताती है, बाय द टाइम ही वाज इन सेकंड ग्रेड, जब वो कक्षा 2 में पहुंचा, तो हिज उसकी माँ बताती है कि एवराइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड द होम टाउन। क्लास 2 में जब वो पहुंचा, तब तक उसने जितनी भी बटरफ्लाइज वहां पे मिलती थी, यानी टोटल 25 प्रकार की बटरफ्लाइज को उसने कलेक्ट किया था, उन तितलियों को उसने पकड़ लिया। हियर इज द लिस्ट ऑफ दैट बटरफ्लाइज, उन बटरफ्लाइज की ये लिस्ट है, देख सकते हो कि उसने कौन कौन सी बटरफ्लाइज पकड़ी थी। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ये सारी बटरफ्लाई पकड़ने के बाद जब काफी दिनों तक कुछ नई बटरफ्लाई नहीं मिली उसको, तो वो बोर होने लगा और बोला कि शायद जितनी भी बटरफ्लाईज इस एरिया में थी वो सब की सब मैं पकड़ चुका था। ही सेड बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक, फिर मेरी माँ, जब वो बोर होने लगा तो उनकी माँ ने एक चिल्ड्रंस बुक ला के दी उसे, यानी एक बच्चों की किताब ला के दी, कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, मोनार्क एक्स की यात्राएं, ऐसे करके एक बुक उन्होंने दी थी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ये बुक बताती थी कि किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाइज जो है वो सेंट्रल अमेरिका उड़ जाती थी, सेंट्रल अमेरिका उड़ के चली जाती थी, जहाँ कहीं भी ये रहते थे, पेंसिल्वेनिया नाम की जगह पर रहते थे, वहां से वो अमेरिका में उड़ के चली आती थी। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, इस बुक ने वास्तव में एक साइंस का एक पूरा संसार इस बच्चे के सामने खोल दिया था। अभी तक तो बस यूं ही खेल रहा था ये, लेकिन धीरे धीरे इसे पता चलता है कि वास्तव में विज्ञान होता क्या है। एट द एंड ऑफ द बुक, जब उस बुक को एंड किया गया, लास्ट पेज में उसने देखा, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। लास्ट वाले पेज पे जो रीडर्स थे उनको बोला गया था कि आप लोग ये पता लगाइए कि कुछ स्टडी हम लोग कर रहे हैं, आप लोग उसमें हेल्प करिए कि ये जो बटरफ्लाइज हैं ये यूरोप से अमेरिका क्यों भाग जाती हैं, क्या रीजन है इनके भागने का, क्यों ये पलायन करती हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो कि रिसर्च कर रहे थे, बटरफ्लाइज पर रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने एक रिक्वेस्ट वहां पे डाली हुई थी लास्ट पेज में कि आप लोग हमारी हेल्प करिए। हेल्प क्या करना था कि जो बटरफ्लाइज है वो क्यों अमेरिका चली जाती हैं, खास तौर से मोनार्क एक्स बटरफ्लाई। ही वॉज द स्कॉलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, कनाडा यूनिवर्सिटी में वो स्कॉलरशिप कर रहे थे, और वहाँ पे वो यानी पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने बताया, क्वेश्चन पूछा था बच्चों से। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर उर्कहार्ट, उसमें एड्रेस दिया हुआ था इनका, और एब्राइट की माँ ने उनको एक पत्र लिखा। एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडिसिव टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, एब्राइट को काम दिया गया था कि जो भी मोनार्क बटरफ्लाइज वो पकड़ेगा उनके पंखों में एक छोटा सा टैग यानी छोटा सा पेपर लगा के उसको चिपका के उड़ा देना है, ये काम उसको दिया गया था। उसके जैसे बहुत सारे रीडर्स को दिया गया था, क्योंकि इनकी काउंटिंग करनी थी कि आखिर ये बटरफ्लाइज जो है वो अमेरिका उड़ के गई तो कितनी गई।
उसको टैग करने का काम दिया गया मोनार्क बटरफ्लाई को। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्खाट। जिस किसी को भी ये बटरफ्लाई कहीं पे मिलती है, वो पकड़ पाते हैं उसे, तो वो क्या करेंगे, उसको ले जाके टैग करेंगे, टैग करके उड़ा देंगे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। समर का महीना था, गर्मी का महीना था, आखिरी के 6 सप्ताह तक एब्राइट ने ये काम किया। और उसने नीचे एक लिस्ट दी हुई है कि उसने कितनी सारी, हमेशा मोनार्क ही तो नहीं पकड़ी होगी, उसने बहुत तरह की बटरफ्लाईज पकड़ी थी। जैसे कि यहाँ पे है गुजैम्बर, विंग्स, वुड मीन एंड सटार्स, ब्रश फुटेड एंड वाइट एंड सल्फर्स। मोनार्क की कंडीशन आप देख सकते हैं, कितनी कम बटरफ्लाईज मोनार्क पकड़ी थी। एंड स्नाउट करके एक बटरफ्लाई थी, वो भी पकड़ी थी। पूरी लिस्ट उसने बनाई है कि मैंने कितनी कौन सी तितलियां पकड़ी। ये जो है चलता रहा, उसका काम चलता रहा। तो अब क्या हुआ कि इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं इसी तरह से एक 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 तितली के पीछे भागता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए so the next step for Ebright was to raise a flock of butterfly। उसने कहा क्यों ना मैं मोनार्क बटरफ्लाई का अपने यहाँ नर्सरी लगा लूं, यानी उनकी पैदाइश ही यहाँ करवा दूं, और नर्सरी रहेगी तो बहुत सारी उनको मुझे टैग करना रहेगा, उड़ाना रहेगा, बहुत सारी तितलियां पैदा हो जाएंगी। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। अब उसके लिए जरूरत थी एक फीमेल मोनार्क की। तितलियों में, चींटियों में सारी की सारी मादा नहीं होती, यानी फीमेल सब नहीं होती हैं। एक होती है रानी मक्खी या रानी मधुमक्खी या रानी तितली, एक होती है जो सारी अपनी कौम की माँ होती है, बहुत सारे सालों तक वो जीती है। तो ऐसे ही उसने क्या किया, फीमेल मोनार्क को पकड़ा जो मादा थी। अब तो उसने पहचाना होगा, इतना उसको मालूम था, तब तो उसने किया। फीमेल मोनार्क को पकड़ा उसने और उससे उसने कहा कि अब मैं इसमें एक फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज रेज करूंगा, यानी मैं नर्सरी लगाऊंगा। टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन द बेसमेंट, और अपने बेसमेंट यानी तहखाने में उन तितलियों को पालना शुरू किया। दो थ्रो देयर लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल उनकी होती थी, अंडे होते थे, फिर क्या है लाइफ साइकिल देखिए, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर। पहले एग्स होते थे, फिर उसके कैटरपिलर बनते थे, फिर प्यूपा यानी झिल्ली में वो बंद होती थी, टू एडल्ट बटरफ्लाई, फिर वो बड़ी बटरफ्लाई बन के उड़ जाती। देन वी वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो। फिर जब वो बड़ी बटरफ्लाई बनती थी तो उसके पंखों को टैग करता था और उड़ा देता था। For several years, this basement was the home to thousands of monarchs in different stages of development। काफी सालों तक ये जो बटरफ्लाईज थी वो उसी बेसमेंट में रहती थी, उसी बेसमेंट में उनका कई सालों तक जीवन चलता रहा और फिर उड़ा दी जाती थी, बड़ी होती थी। Eventually, I began to lose interest in selling butterflies. It is tedious। धीरे धीरे क्या होता है कि मैं उगने लगा इन चीजों से, बहुत ही टिडियस टास्क था, रोज वही तितलियां, रोज वही कैटरपिलर, रोज वही प्यूपा, रोज वही टैग करो उड़ा दो, कोई मतलब नहीं था उसका। एब्राइट कहते हैं इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैं पूरे टाइम यही करता रहता था। ही लॉस्ट, अंत में हंसते हुए कहता है, ओनली 2 बटरफ्लाईज आई हैव टास्क वॉट रिकैप्चर्ड। बड़े दुख की बात थी कि मैंने इतनी तितलियां उड़ाई थी, सिर्फ 2 तितलियां उनमें से पकड़ी गई, और एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव। और अफसोस की बात यह थी कि सिर्फ मेरे घर से 75 किलोमीटर की दूरी पे ही वो तितलियां पकड़ी गई थी। अमेरिका जाना तो उनकी बहुत दूर की बात था। सारा का सारा इसका इंटरेस्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं था, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर सही नहीं था, प्रैक्टिस सही नहीं था, कि केवल 2 तितलियां पकड़ी गई। एंड ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। अब इसने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं।